जो संबोधन अभी हमको मिला है, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के समय कुछ बात बोलूं जिससे कि आप लोग भी सहमत हो। सबसे पहले मुझे हर्ष है कि पिछले कुछ समय से हमारे अधिवक्ता समाज से सीधे तौर पर जुड़े न्यायाधीश पदोन्नत होकर विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्वच्छ पद पर आसीन होकर लगातार शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में माननीय श्री सुजीत नारायण प्रसाद जी झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए हैं, तो हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और चूंकि यह प्रोग्राम आज वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल लोक अदालत ऑफ डालसा जो कि झालसा के अधीन हो रहा है, ये हम सब जानते हैं कि यह प्रोग्राम आज तक झालसा के प्रोमिसेस से हुआ है, चाहे जुडिशियल अकेडमी के प्रोमिसेस से हुआ है। ये पहली बार सिविल कोर्ट के प्रोमिसेस से हो रहा है। इसके लिए एक बार जोर से ताली। सभी उपस्थितों को जोहार है मेरा, झारखंडी जोहार। ये सब लोगों मैंने इतना प्रचलित किया था कि यह अब झारखंड सरकार के गजट में आ गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम होंगे वो जोहार शब्द से ही होंगे। इसलिए आप लोग को जोर से ताली से मांगेंगे। आज सौभाग्य है कि 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत का भी वर्चुअल उद्घाटन रांची से हुआ और महिला दिवस भी आज ही है। इस महिला दिवस पर मैं कुछ अपनी बातों को रखना चाहता हूं। हमारे देश में महिला प्रथम की परंपरा है, इसलिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित सभी महिलाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति सह कार्यकारी अध्यक्ष झालसा श्री सुजीत नारायण प्रसाद जी, मेंबर सेक्रेटरी झालसा कुमारी रंगनाथ थाना जी, माननीय न्यायायुक्त महोदय सह अध्यक्ष झालसा डालसा श्री दिवाकर पांडे जी, उपायुक्त रांची, वरीय आरक्षी अधीक्षक रांची, बार के अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल जी एवं उपस्थित झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल श्री मनोज प्रसाद जी तथा सभी बार के निर्वाचित सदस्यगण, वरीय एवं कनिष्ठ न्याय पदाधिकारीगण, तमाम अधिवक्ता बंधु तथा उपस्थित सभी आगंतुकों का अभिनंदन करते हुए हृदय से उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कुमारी रंगनाथ थाना जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समाज में महिलाओं की मौजूदा स्थिति को और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में संवेदनशीलता दिखाई और वे स्वयं इस कार्यक्रम में प्रमुखता से शिरकत कर रही है। साथ ही महिला जजों, अधिवक्ताओं तथा न्यायिक कार्य में लगी सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं व नमन करता हूं। मैं महिलाओं के अधिकार, उनके सशक्तिकरण, समाज में उनकी दशा पर जो व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं, आज वह स्पष्ट शब्दों से आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। आजाद भारत का इतिहास गवाह है। आजाद भारत का इतिहास गवाह है कि न केवल सामाजिक संगठन बल्कि सरकार और कानून के स्तर पर लगातार यह कोशिश हुई है कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो, उन्हें उचित अधिकार मिले, समाज में उनका प्रतिनिधित्व स्वीकार हो। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज जब हम 21वीं सदी में हैं, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आधुनिक विज्ञान युग में हैं, तो उन्हें भी पूरी तरह सशक्त नहीं किया जा सका।
उन्हें समुचित अधिकार नहीं मिल पाए हैं। हालांकि यह भी एक कठोर सत्य है कि महिलाओं की दशा जो भी थोड़ी बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है, उसके पीछे देश की मजबूत न्यायिक व्यवस्था है, कानूनी प्रक्रिया। सशक्तिकरण की बात करना, नियम परिनियम बनाना एक बात है और क्रियान्वयन दूसरी बात है। मुझे लगता है कि जब समाज की एक छोटी सी इकाई से लेकर केंद्र सरकार तक एक ही गीत गाते हैं कि महिलाओं को सशक्त किया जाना जरूरी है, तो फिर रुकावट कहाँ है? हम देखते हैं कि सब आज की महिलाएं आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी हुई हैं। वे शिक्षा, इंजीनियरिंग, पायलटिंग, सेना, वकालत, अंतरिक्ष, पत्रकारिता आदि में काम कर रही हैं, मगर उन्हें आज भी पुरुष प्रधान मानसिकता से जूझना पड़ता है। घरेलू हिंसा और यौन हिंसा से अक्सर नौकरी छूटने, स्वास्थ्य खराब होने, बेघर होने की समस्या आती है। हमें इसका कारण ढूंढना होगा, इसका निदान करना होगा। आंकड़े बताते हैं कि देश में साक्षरता दर पुरुषों का 74% और महिलाओं का साक्षरता दर 64% है। यह अंतर बताता है कि समाज आज भी महिलाओं को शिक्षित करने में कोताही बरत रहा है। अन्यथा साक्षरता दर में अंतर क्यों होता? महिलाओं की समस्याएं केवल अशिक्षितों के साथ है, ऐसी बात नहीं है। कामकाजी महिलाएं जो कोर्ट में काम करती है, प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, सरकारी कार्यालयों में काम करती है, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक और जहां अनपढ़ और सुदूर देहातों में रह रही महिलाएं डाइन, बिसाई के आरोपों में जलाकर मार दी जाती है, वहीं दूसरी ओर शहरों में कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर तिरस्कार से, शौच की समस्या से, स्तनपान की समस्या से, स्त्री सूचक प्रहारों से जूझना पड़ता है। ऐसे में सरकार की महिलाओं को लेकर शुरू की गई सारी सशक्तिकरण की योजनाएं हमें मुंह चिढ़ाती है। हालांकि इसमें हमारी न्यायिक व्यवस्था ज्यादा दोषी नहीं है। हम तो उन्हीं कानून पर चलने को विवश हैं जो सरकारें बनाती आई हैं। हाँ, हमारा काम यह अवश्य होना चाहिए कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो भी कानून है उनमें कोई दोष है तो उसे दुरुस्त करने के लिए सरकार को आगाह करना चाहिए। इसमें कहीं न कहीं महिलाओं को भी जिम्मेवार कहा जा सकता है। उनके अधिकार और सुरक्षा के लिए अनगिनत कानून बनाए गए हैं जिसके तहत अपना अधिकार और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें कानून का दरवाजा खटखटाना होगा। मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं। पुनः मैं दोहराता हूं, मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं, वह यह कि कानून के माध्यम से जो महिलाओं को सुविधा या अधिकार देना सुनिश्चित किया गया है, वे उसका दुरुपयोग ना करें। किसी आपसी रंजिश के कारण किसी निर्दोष पर उस कानून का बेवजह इस्तेमाल ना करें। गरीबों के लिए लोक अदालत है, उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो स्त्री पुरुष की बराबरी वाला कंसेप्ट है यह दोषपूर्ण है। मुझे तो लगता है कि जो स्त्री पुरुष की बराबरी वाला कंसेप्ट है यही दोषपूर्ण है। हमें महिलाओं को बराबर क्यों करना? महिलाओं को आदिकाल से श्रेष्ठ है, हर युग में उनकी श्रेष्ठता सिद्ध है, तो हम उन्हें पुरुषों से अधिक भागीदारी दें, उन्हें पुरुषों से अधिक सम्मान मिलना चाहिए, तभी उन्हें सशक्त किया जा सकता है। आज जब महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही है, आज जब महिलाएं अंतरिक्ष की यात्रा कर रही हैं, सेना में, खेल में, विज्ञान में तथा पुरुष प्रधान माने जाने वाले सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं, तो भी उन्हें अपना जीवन साथी स्वयं चुनने का अधिकार पूरी तरह नहीं मिल पाया है आज के परिवेश में भी।
अगर वे घर परिवार का विरोध करती हैं तो ऑनर किलिंग का सामना करती हैं। अगर लिव इन का विरोध करती हैं तो प्रेमी के हाथों मारी जाती है। मतलब दोनों तरफ से मौत महिला की ही होती है। समाज में महिलाओं की यह दशा हमारे लिए शर्मनाक है। कहने को तो हम लोग कहते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है, कहने को तो हम लोग कहते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, मगर वास्तव में पूरे संसार में महिलाओं की स्थिति अगर सबसे ज्यादा खराब है तो वो भारत में ही है। हमें इस दशा को बदलना होगा। हमारी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना सामने रखी है, मगर यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि प्रति वर्ष लाखों कन्या भ्रूण हत्याएं होती रहेगी। यह बात तब तक संभव नहीं है जब तक दहेज के कड़े कानून होने के बावजूद विवाहित महिलाओं की हत्या होती रहेगी और दोषी उसे सुसाइड बताकर बरी होते रहेंगे। यह तब तक संभव नहीं है जब तक परिवार से लेकर कार्यस्थल तक उनके साथ यौन दुराचार होता रहेगा। महिलाओं को सरकार की नगद सहायता बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकती। महिलाओं को सरकार की नगद सहायता बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकती। हमें उन्हें आर्थिक मजबूती देते हुए साहसी भी बनाना होगा। ये एक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हमारा बात होगा। कानून कड़े करने होंगे, दंड के प्रावधान में इंप्लीमेंट से बड़े बदलाव लाने होंगे, अन्यथा उनके न्याय के लिए कानून की और धाराओं की आज भी संख्या कम नहीं है। महिलाओं से संबंधित मुकदमों में साक्ष्य के अभाव में दोषी बरी हो जाते हैं। यह चिंतनीय है और इसी कारण समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं के न्याय के लिए बने कानूनों में तलाक के कानून, देह व्यापार से संबंधित कानून, भरण पोषण, प्रसूतिधा अधिनियम, कामकाजी महिलाओं के अधिकार, गर्भपात, संपत्ति का अधिकार इत्यादि कई ऐसे कानून हैं जिनको ठीक से इम्प्लीमेंट और क्रियान्वयन किया नहीं हो पाता। इन्हीं कारणों से तमाम योजनाएं जो इनके सशक्तिकरण के लिए बनी है असफल हो जाती है, परिणाम नहीं दे पाते हैं। हाँ, अंत में मैं समाज की महिलाओं को उनके कर्तव्य की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने शुरू से परिवार, समाज और देश को सशक्त बनाने में योगदान दिया है। आप खुद को उपेक्षित न समझें, अपने कर्तव्य से पीछे न हटें, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन का ही परिणाम है कि आज देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में एक महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है। हमारा अधिवक्ता समाज पूरी न्याय व्यवस्था महिलाओं के लिए, उनके अधिकार के लिए सजग और समर्पित है। आप कानून के दरवाजे खटखटाइए, हम आपको आपका अधिकार देंगे, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, किंतु आप कानून का स्वयं दुरुपयोग न करें। पूरा आसमान आपका है, कानून के पंख लगाइए और भरिए उड़ान सारे जहां में। अंतिम में मैं माननीय प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बार एसोसिएशन के बगल में शिक्षा भवन की जमीन रांची जिला बार एसोसिएशन को जो सुपुर्द करने में जो बाधाएं थी, उनमें से एक बाधा का निराकरण आपके प्रयास से हो गया है तथा वहां से कोर्ट पोस्ट ऑफिस को हटाकर सिविल कोर्ट परिसर में स्थापित करते हुए उसका आज उद्घाटन भी आपके कर कदमों के द्वारा किया गया है। अब माननीय से आग्रह है, क्योंकि मैं जब भी मंच में आता हूं, मेरे सामने अगर मंचाधीश कोई भी रहते हैं तो मेरा मन मचलने लगता है, मेरा दिल धड़कने लगता है कुछ मांगने के लिए, जो कि हमारे लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, जो अधिवक्ता समाज के लिए एक मिसाल बने। अब मैं माननीय से आग्रह है मेरा कि केवल एक बाधा
केवल एक वादा एनसीसी कार्यालय के स्थानांतरण का है, जिसे भी करवा दिया जाए। चूंकि आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं आप सबों के सामने माननीय न्यायाधीश जी के आग्रह करने हेतु, क्योंकि माननीय उपायुक्त महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं, तो उन्हें भी इस संबंध में दिशा निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि उपरोक्त भूमि जल्द से जल्द बाढ़ को प्राप्त हो सके। माननीय का मैं इसलिए भी आभारी हूं कि न्यायालय परिसर में एक एटीएम सब्सिडी रेट में पैथोलॉजी लैब का भी शुभारंभ आपके प्रयास से ही संभव हो पाया है। आपसे आग्रह है कि इस परिसर में रेलवे टिकट काउंटर का भी खुलवा दिया जाता, ताकि इस तरह से हाईकोर्ट में है, ताकि अधिवक्ताओं को सुविधा मिले। साथ ही बाढ़ के नए भवन को प्रथम तल्ले सिविल कोर्ट भवन के पुराने कुटुंब न्यायालय से जोड़ते हुए कनेक्टिंग पैसेज की जो बात थी और जो काम बाकी है, उन कामों का भी निष्पादन करने हेतु दिशा निर्देश देने का कष्ट करेंगे। अंतिम में मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूं और पुनः सबको जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड, जय आदिवासी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं